नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स की इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक सर के साथ में सीडीपी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो कि प्रतिदिन 9 बजे शेड्यूल रहती है। ये एक टाइम जो है वो आप लोग परफेक्टली आप लोग अपने दिमाग पे रख लीजिए कि ये जो टाइम है ये टाइम हमारा आप कह सकते हैं 9 बजे वाला टाइम सीडीपी के लिए, शशांक सर के लिए नियुक्त कर दिया गया है। तो इसी टाइम पर मैं रोज आपके लिए सीडीपी की प्यारी प्यारी सी क्लास लेकर के आता रहूँगा। तो शुरू करें आज इस क्लास को। इसलिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो भी बच्चे हमारे साथ में नए जुड़े हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सर जी का प्रयास बहुत अच्छा है, डियर लर्नर्स बहुत अच्छा आपके साथ में काम कर रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने मित्र समूह के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, बंधुवर नए जुड़े हैं, सबका बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी ही ये क्लास है, आप रोज जुड़ें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं और इस क्लास को भी साकार करें। सर के जो प्रयास है उसको भी साकार करें। तो बहुत बहुत बंधुओं का स्वागत करते हुए इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को शेयर करने के बाद में बैठेंगे और कंटेंट का टाइप देखेंगे कि सर कैसा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। शुरू करेंगे आज इस क्लास को शुरू करें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डियर लर्नर्स ने जो कोर्स लॉन्च किया है वो लगभग हम रोज आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, ताकि सिंगल बच्चे को भी ये इन्फॉर्मेशन कहीं छूट न जाए। ये कोर्स केवल और केवल 499 रुपये में है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स, आपको 50+ मॉक टेस्ट इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस के सारे वीडियोस आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। मैथ आपके शिव सर पढ़ाएंगे और मैं आपको रोज बताता हूँ, जैसे आप जानते भी हैं कि मैं सीडीपी का सेक्शन यहाँ पर आपके चैनल पर सीडीपी सेक्शन देखता हूँ, हिंदी का सेक्शन देखता हूँ और संस्कृत यानी समस्त भाषाएं, और सीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट मेरे जिम्मे रहता है, जो जिसकी जिम्मेदारी मैं बहुत ही बेहतर तरीके से निभाता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है और लगना भी चाहिए, इंग्लिश आपके साथ में जितेंद्र सर डील करेंगे और ईवीएस जैसा कि डील करते हैं और करते आए हैं, ईवीएस और साइंस को विपिन सर आपके साथ डील करेंगे। और सोशल साइंस के लिए हमारे साथ में अशोक पाल सर हैं, अशोक सर हैं। ये समस्त टीचर डियर लर्नर्स के, या आप कह सकते हो कि मंडी के जाने माने ऑफलाइन टीचर हैं, और ये ऑनलाइन पे भी आपको ऑफलाइन वाला वही अनुभव प्राप्त करवाते हैं। एडिशनल जानकारी के लिए आप इस नंबर पर एग्जीक्यूटिव जो हैं हमारे आशीष सर, उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनसे सारी की सारी बातें समझ सकते हैं, जान सकते हैं। डियर लर्नर्स यूट्यूब चैनल में जब तक आप 15 तारीख से, हम 15 मार्च से अपने कोर्स की ओपनिंग करेंगे, कोर्स पढ़ाना शुरू करेंगे, तब तक के लिए प्रथम 100 बच्चों के लिए ये ऑफर रखा गया है। उसके बाद में और कई सारे एडमिशन हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत बार बच्चों का कमेंट ये है कि क्या सर 499 बहुत फीस कम है, सर लोग 2400 में दे रहे हैं। मैंने तब भी कहा था, मैं अभी कहता हूँ कि हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं है। हमने कहीं कुछ बहुत बड़ा सेटअप नहीं किया हुआ है। हमारा स्टूडियो है, खुद का स्टूडियो है, और हम सब ने मिलकर उसको बनाया हुआ है। इसलिए हमारी एक्सपेंसेस बहुत बाहरी नहीं है। इसलिए हमारी ज़रूरतें सीमित हैं। इसलिए हम सीमित ज़रूरतों पर, सीमित चीज़ों पर, इसलिए हम सीमित ही पैसा ले रहे हैं, क्योंकि हम पहली बार अपना ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और पिछली बार हमने फ्री में काम किया था और फ्री में काम करके बच्चों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया था। और इस बार जब हमने चीज़ों को और शेड्यूल करने की कोशिश की है, तो हम वही फीस आपसे चाहते हैं जितना हमारा खर्चा उस पर आता है। ठीक है, तो आप सभी जुड़ें और बेहतर अनुभव आप फील करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है यहाँ पर। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, चक्षु प्रकाशन की यहाँ पर एक बुक, जो कि डीएलएड बिहार संयुक्त परीक्षा के लिए, यहाँ पर डीएलएड संयुक्त परीक्षा बिहार के लिए चक्षु प्रकाशन की एक बुक लॉन्च की गई है। मैं रोज आपसे बताता हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ कि ये जो बुक है इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम बिहार डीएलएड में अपनी सीट को पक्का करें, ताकि ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा आर्थिक कंडीशन सही नहीं है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया माध्यम होता है सरकारी माध्यम में पैसा भी कम लगता है और पढ़ाई भी बहुत बेहतर होती है। इसलिए वो सभी बच्चे, समस्त बच्चे यहाँ पर इस बुक से पढ़ करके अपनी सीट को पक्का कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहें कि सर आप हमें ये भी दिखाइए कि इसमें ये जो हमारे चक्षु प्रकाशन वाले हैं, ये किस प्रकार से अपनी चीज़ों को शेड्यूल करते हैं, तो वो भी हम आपको दिखाने के क्रम में अगर चलें, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनके जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, इनकी प्रैक्टिस सेट जो प्रैक्टिस बुकें हैं, इनके प्रैक्टिस जो हमारा सारा का सारा जो प्रैक्टिस होता है, पूरा पेपर जैसा आपको अनुभव मिलेगा। सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो पेपर में पूछेंगे। जैसे ये 2022 की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसका ये पेपर है। और इनकी विशेषता क्या है
कि जब ये आप नीचे जाएंगे तो इन्होंने जब आंसर दिया है, आंसर के बाद में इन्होंने हर एक प्रश्न का की व्याख्या भी ये करते हैं, और अगर कोई मैथ के क्वेश्चन है तो उनका सोल्यूशन भी देते हैं। यानी अगर कोई चीज़ आपको ऊपर नहीं समझ में आ रही है तो विदाउट टीचर के हेल्प के आप बहुत अच्छा यहाँ से कंटेंट प्रोवाइड कर अपना पा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चक्षु प्रकाशन की बुकों को खरीद सकते हैं। बहुत ही प्यारी बुक है ये। जो हमारा जो प्रकाशन है अभी नया प्रकाशन है, लेकिन जो इसने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो बतौर टीचर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इनकी बुकें खरीद सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो आज जो क्लास है, जैसे कि आपने देख भी लिया होगा कि हम राष्ट्रीय एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो इसलिए इसकी बात में हम इसके पहले चलें, इसके पहले आपने सारी बातें समझ ली हैं और अब हम चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप आज पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। तो सबसे पहले बात आती है कि सर एनसीएफ क्या है, एनसीएफ क्या है, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल, जैसा कि देखो लिखा हुआ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, माने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। आप सोचिए ये क्या है, यानी आप ये कह सकते हो कि राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम कैसा होगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम का डिजाइन कैसा होगा, क्या पढ़ाया जाए जिससे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, क्या मतलब ऐसा क्या किया जाए। तो इसलिए वही जो पाठ्यचर्या बनाई गई कि मतलब संस्कृत में इतने चैप्टर रहेंगे, पहले कविता से शुरुआत होगी। तो ये एक सिस्टम है पूरा का पूरा, और ये सिस्टम हमारे देश में कितनी बार बन चुका है और लेटेस्ट सिस्टम कौन सा है। अभी लेटेस्ट एनसीएफ 2022 भी लॉन्च हुआ है। तो सबसे लेटेस्ट जो करिकुलम है, देखिए जो पाठ्यचर्या होती है वो समय काल देश की स्थिति के आधार पर बनाई जाती है। जैसे आज की अगर पाठ्यक्रम की हम बात करेंगे तो आज हमारा देश ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश में बहुत पीछे है या इकोनॉमिकली बहुत पीछे है, या तो हमारी आवश्यकताएं बदल गई, इसलिए पाठ्यक्रम जो है उसको बार बार आपको संशोधित होते रहना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का पाठ्यक्रम हमेशा नहीं चलाया जा सकता है। तो आप हमसे पूछोगे फिर आप अगर ये बता ही रहे तो ये भी बता दीजिए कितनी बार अब तक आ चुका है। सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे, एक एक करके हम चलेंगे। एनसीएफ कमेटी क्या है, उसके अध्यक्ष कौन रहे, किसने बनाया, किसके तहत बनी, सारी की सारी बातें चलेंगे। और ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है चाहे आप सीटेट का पेपर देने जाएं, क्योंकि जुलाई सीटेट की संभावनाएं बन रही, इसलिए सीटेट का कोर्स हम चालू कर दिए हैं हम लोगों ने। क्योंकि इतनी जल्दी आंसर की आना, इतनी जल्दी रिजल्ट की खबरें आना, कहीं ना कहीं अंदेशा है कि सीटेट जुलाई में होने की पूरी संभावना बनती है। चाहे आप एसटेट का दे रहे हों, चाहे आप एमपी टेट का दे रहे हों, और चाहे आप यूपी टेट उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है एनसीएफ। उसी की आज चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की हम बात कर रहे हैं। इसकी जो रूपरेखा तैयार कहाँ से हुई, तो आप कहोगे कि 1992-93 पीओए यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसके चेयरपर्सन थे हमारे डॉक्टर यशपाल पीओए के जिसके चेयरमैन थे। तो जो 1992-93 ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, इसमें जो बात की गई थी वो की गई थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, मानी शिक्षा बिना बोझ के, यानी बच्चे के दिमाग पर बोझ ना किया जाए, बच्चे के बस्ते जो उसको पीठ में लाद करके चलता है उसके बस्ते का वजन हल्का किया जाए। तो आप कहोगे कि अब देखो यहाँ से भूमिका तैयार हो रही, अचानक एनसीएफ नहीं बन गया कि एनसीएफ 2005 अचानक आ गया, ऐसे नहीं, अचानक नहीं आया। भूमिका तैयार हुई 1992-93 में जो पीओए यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, जिसके कि चेयरपर्सन कौन थे, यशपाल थे। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर, चेयरमैन कौन थे, यशपाल थे। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, जो यशपाल जी हैं, इन्होंने किस बात की संस्तुति की है, किस बात की ये वकालत करते हैं, तो आप कहोगे ये वकालत करते हैं कि लर्निंग विदाउट बर्डन, माने बिना बोझ के शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए। यानी बच्चे, अगर पूछा जाए कि बच्चे के बस्ते का, स्कूल बैग का वजन कम करने की बात कौन कमेटी करती है, पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे यशपाल जी थे। ठीक है, तो भूमिका पहले समझना। अगर वहीं पर आपसे पूछो कि एनसीईआरटी भी यहाँ पर आएगा, एनसीईआरटी ये एनसीएफ कौन बनाता है, तो एनसीईआरटी बनाता है। एनसीईआरटी क्या है, तो आप कहोगे सर जी एनसीईआरटी वो है जो हमारे देश में कौन सा पाठ्यक्रम चलेगा, देश की ज़रूरतें क्या हैं, बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं,
इन सबको देख करके एक करिकुलम, एक पाठ्यक्रम का विकास करता है, वही तो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसको कहते हैं। स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे इसकी स्थापना जो हुई थी सर जी, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में दिल्ली में। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न तो यही हो जाता है, लगभग लगभग हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए जो हमारा एनसीईआरटी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, दिल्ली में हुई थी, 1961 में हुई थी। अगर आपको ना दिख रहा हो तो यहाँ पर आप देखते जाइएगा। एनसीईआरटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो 1961 में हुई थी और दिल्ली में हुई थी। एनसीएफ 2005 के चेयरपर्सन कौन है? तो आप कहेंगे कि यहाँ इसके भी चेयरपर्सन है प्रोफेसर यशपाल। देखो, अगर मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक बात बताओ कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किससे प्रभावित है, किससे अफेक्टेड है, तो आप कहोगे कि 1992 या 93 में पीओए यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? यशपाल। अब देखो, यशपाल ने जब ये बात की कि भैया आज की जो आवश्यकता है ये पूरी गाइड ले जाने वाली नहीं है, तो जो तत्कालीन सरकार थी उसने यशपाल को पकड़ लिया, कांग्रेस की सरकार थी, उसने यशपाल को पकड़ा कि यार व्यक्ति तो तुम ठीक हो, बात तुम ठीक कर रहे हो, तो तुम ही आओ, तुम आओ और बताओ आके, तुम्हारी हम चेयरमैनशिप में हम एक कमेटी बनाएंगे, एनसीईआरटी के कुछ उसमें सदस्य होंगे, जो तुम लोग मिल मिलाकर ये बताओ कि तो फिर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो इसीलिए अगर कोई पूछे कि एनसीएफ 2005 के चेयरमैन किसको चुना गया, तो इसके भी चेयरमैन यशपाल को चुन लिया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ भैया यशपाल की बात क्या थी, कौन सी थीम थी, तो लर्निंग विदाउट बर्डन, इससे प्रभावित हुई तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस की सरकार ने पकड़ लिया यशपाल प्रोफेसर को और कहा कि तुम आओ, तुम्हें जो चाहिए तुम वो लो, जितने कमेटी चाहिए। अब यशपाल ने कहा भैया हम अकेले काम नहीं कर सकते हैं, हमको चाहिए लोग। भाई अभी तो हमें एक जब विचारधारा देनी थी तब तो हमने दे दिया कि लर्निंग विदाउट बर्डन, उसकी पूरी की पूरी व्याख्या कर दी। अब आप चाहते हैं कि हमें करिकुलम डेवलपमेंट करें, एक हम पाठ्यक्रम का विकास करें, तो हम अकेले कैसे करेंगे? आपने हमको अध्यक्ष बना दिया, लेकिन हमको टीम चाहिए। तो हुआ कि जो तुमको टीम बनानी है बनाओ। तो एनसीईआरटी के साथ मिल करके यशपाल जो थे एनसीईआरटी, अच्छा आपसे पूछ लिया जाए बताओ 2005 में जब एनसीईआरटी जब एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी बना रही थी, उस समय इसके प्रोफेसर कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे एनसीईआरटी के? एनसीएफ 2005 के निर्माण के समय, चूंकि निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो एनसीईआरटी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, छाप उसमें एनसीईआरटी की लगेगी। तो पूछ लिया जाता है तो बताओ फिर 2005 में जब ये बन रहा था तब इसके चेयरमैन कौन थे? तो प्रोफेसर, क्या नाम था? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। तो अगर पूछ लिया जाए तो भैया बता लेना कि प्रोफेसर कृष्ण कुमार नामक व्यक्ति एनसीएफ 2005 के समय पर हमारा जो एनसीईआरटी है उसके चेयरपर्सन थे। और पूछे एनसीएफ 2005 के कौन चेयरपर्सन थे, तो मैंने अभी अभी बताया, भूलना मत, कौन थे? तो आप कहोगे प्रोफेसर यशपाल थे। अगर कोई पूछ ले कि पीओए यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो 92 93, चूंकि ये पूरा का पूरा जो एनसीएफ 2005 है इसी से अफेक्टेड है, इसी से प्रभावित है, और जब कोई चीज़ इससे प्रभावित तो उसके भी चेयरमैन यशपाल, तो यशपाल को ही पकड़ लिया गया। तो एनसीएफ 2005 के भी चेयरमैन कौन? यशपाल। आगे की अगर बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि सर जी अभी अभी आप एक बात बता रहे थे कि यशपाल से सरकार ने कहा कि भैया तुमको जो सदस्य चाहिए, जितने तुमको जो भी व्यक्ति चाहिए बताओ, हम तुमको देते हैं, लेकिन अब तुम ये जो तुमने थीम दी है इस पर काम भी तुम ही करोगे। तो इन्होंने क्या किया कि 35 मेंबर चुने। अगर तुमसे पूछा जाए कुल कितने मेंबर थे, तो 38। क्यों? क्योंकि 3 सदस्य एनसीईआरटी के थे। भाई एनसीईआरटी का तो बहुत बड़ा हाथ है, तो एनसीईआरटी के सदस्य भी तो रहेंगे। तो 3 सदस्य एनसीईआरटी के थे, तो 35 सदस्य यशपाल जी ने चुने, और टोटल मिलाकर बने 38। अभी 38 सदस्य करेंगे क्या? अब देखो, जब आप एक करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, एक पाठ्यक्रम का विकास कर रहे होते हैं, तो आपको विभिन्न क्षेत्र पता करने पड़ते हैं। भाई करिकुलम में आप भाषा भी पढ़ाएंगे, आप विज्ञान भी पढ़ाएंगे, आप सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाएंगे, आप स्वास्थ्य एजुकेशन भी पढ़ाएंगे, आप न्यूमेरिक यानी अंक गणित, बीज गणित भी पढ़ाएंगे। तो इसके लिए एक व्यक्ति तो काम कर नहीं सकता है। तो इन 38 व्यक्तियों को इन्होंने 21 फोकस ग्रुप में बांट दिया। 21 फोकस ग्रुप का मतलब है कि 2-2, 3-3 व्यक्तियों को एक एक ग्रुप में रखा और 21 फोकस ग्रुप बनाया। फोकस ग्रुप का मतलब होता है कि जो एक फोकस ग्रुप को दे दिया गया कि भैया तुम्हारा काम ये है कि तुम भाषा पर पूरा सर्वे करो, ये ध्यान दो, ये समझ के आओ कि भाषा कैसी चाहिए वैसे में इंडिया में। तो कितने, अब देखो ये हर एक बात अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है
कि बताइए टोटल सदस्य कितने थे, तो 38। एनसीईआरटी कितने सदस्य शामिल थे एनसीएफ में, तो 3। और यशपाल द्वारा कितने, या वैसे कितने सदस्य, तो 35। टोटल कितने बने, 38। अगर सीधा सीधा पूछे कि एनसीएफ 2005 में कितने सदस्य थे, तो 38। और सर जी अगर 38 ऑप्शन में ना हुआ तो 35 सही है। ठीक है, इन 38 सदस्यों को विभाजित करके 21 फोकस ग्रुप बनाए गए। तो प्रश्न आता है कि बताओ एनसीएफ 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप ने काम किया, तो 21 फोकस ग्रुप बनाए गए। अब इन फोकस ग्रुप ने किया क्या भाई, अगर बना दिए गए तो इनका काम क्या है, तो इन फोकस ग्रुप ने मिलकर भाषा यानी लैंग्वेज पर, विज्ञान मतलब इन्होंने लैंग्वेज एक डिपार्टमेंट दिया गया कि तुम भाषा में खोज, तुम भाषा को समझ के आओ कि कैसी देश में, देखो करिकुलम जब बनाया जाता है, पाठ्यक्रम बनाया जाता है, तो देश काल समय तथा परिस्थिति के अनुसार बनाया जाता है। जैसे 2022 जो करिकुलम बनाया गया, तो आज ये देखा जा रहा है कि अब लोगों की आवश्यकताएं क्या है, अब क्या चाहिए समाज को, तो वैसे ही तो बनाया जाएगा ना। तो एक को दिया गया भाषा, किसी को विज्ञान, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलकर भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, अंक गणित आदि मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी एक एक फोकस ग्रुप को एक एक काम दिया गया। आदि का मतलब बहुत सारे काम हैं, तो एक एक ग्रुप को एक एक काम दिया गया। तो हर ग्रुप ने अपनी क्या की, अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसके सामने, तो एनसीएफ जो कमेटी थी, या आप कह सकते हो कि हमारे यशपाल जी के सामने। तो यहाँ पर 4-5 प्रश्न बन के सामने आए कि बताओ कि जो एनसीएफ 2005 थे उसके चेयरमैन कौन थे, तो प्रोफेसर यशपाल थे। यशपाल ने क्या बताया था, यशपाल ने बताया कि लर्निंग विदाउट बर्डन कब बताया, तो 1992 माने 1992-93 में जो POA यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, उसके तहत इन्होंने एक थीम दी थी लर्निंग विदाउट बर्डन। अगर पूछा जाए एनसीएफ 2005 जब तैयार हो रहा था, चूंकि इस पर एनसीईआरटी का बहुत बड़ा हाथ है, तो तब एनसीईआरटी के चेयरमैन कौन थे, तो आप कहोगे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। एनसीईआरटी जो एनसीएफ बना इसमें कितने सदस्य थे, तो आप कहोगे 38। अगर वैसे पूछा जाए, डिटेल ज़्यादा किया जाए, तो यशपाल ने 35 सदस्य चुने और 3 सदस्य एनसीईआरटी के थे। इन 38 सदस्यों को अलग अलग कर करके 31 फोकस ग्रुप बनाए। कितने फोकस ग्रुप बने, तो 21, 21 फोकस ग्रुप बनाए गए। इन फोकस ग्रुप ने क्या किया, इन फोकस ग्रुप ने अलग अलग फील्ड पर काम करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसके सामने, तो डॉक्टर यशपाल के सामने। ये बात अब तक आपको समझ में आ गई होगी। अब मुद्दा आता है कि चलो सर जी ठीक है, एनसीएफ जो है रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, एनसीएफ लिखा जाना शुरू हो गया। तो सर एक बात बताओ कि एनसीएफ किस भाषा में आया, इंग्लिश में आया, हिंदी में आया, किस में आया, कन्नड़, मलयालम, किस पर आया। अब चूंकि राष्ट्रीय है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क माने पूरे राष्ट्र पर लागू होगा। तो सर जी अगर हिंदी में लिख देते तो तमिल वाले ना समझ पाते, तमिल में लिखते तो हिंदी वाले ना समझ पाते, पंजाबी में लिखेंगे तो हिंदी वाले उर्दू वाले ना समझ पाएंगे, तमिल वाले ना समझ पाएंगे। तो ये हुआ कि भैया संविधान में एक जितनी भी भाषाएं वर्णित हैं उन सब पर लिख दो, सब पर लिख के इसके इतने प्रकाशन राइट करो ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक भाषा भाषी व्यक्ति इसको पढ़ सके, इसको समझ सके। तो आप कहोगे कि संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषाओं पर, कितनी भाषाओं पर, तो आप कहोगे 22 भाषाओं पर ये प्रकाशित किया गया। जैसा कि मैंने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि 22 भाषाओं पर प्रकाशित किया गया। कौन, एनसीएफ 2005। एनसीएफ क्या है, तो एनसीएफ इज अ समरी ऑफ 21 फोकस ग्रुप्स, यानी एनसीएफ 2005 वही जो 21 फोकस ग्रुप थे उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट। अब देखो मान लीजिए कि अगर आप मुझे कोई एक विशेष क्षेत्र देंगे तो जब मैं उस पर रिसर्च करूंगा तो मैं आपके सामने 250 पेज इकट्ठा कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे यही काम मिला है। अब बताओ अगर एनसीएफ में 250 पेज, सब कुछ 250 पेज हो गए तो 4-5 हज़ार पेजों को बन जाएगा, फिर तो इसको पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। तो उसका संक्षिप्त क्या है, उसका सार क्या है, तो उस सार को प्रस्तुत किया कि किसने, तो एनसीएफ में क्या लिखा हुआ है, तो एनसीएफ में सर जी 21 फोकस ग्रुप जो अलग अलग फील्ड पर अपने अपने रिसर्च करके आए थे उसी का जो सारांश है वही लिखा गया है। वही क्या है, एनसीएफ 2005। तो अगर मान लीजिए कोई पूछ बैठे कि सर जी एनसीएफ 2005, या आपसे पूछ ले कि बताओ भाई कि एनसीएफ 2005 क्या है, तो आप कहोगे 20 एनसीएफ इज अ समरी ऑफ 21 फोकस ग्रुप्स, यानी जो 21 केंद्र बिंदु बनाए गए थे उनका सारांश ही क्या है, एनसीएफ में लिखा हुआ है। कितनी भाषाओं में प्रकाशित है सर, तो 22 भाषाओं में प्रकाशित है। आई होप आपको बात समझ में बहुत ही बेहतर तरीके से आ रही होगी। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि इसका मतलब है सर जी कि जब तक ये एनसीएफ 2005 नहीं लिखा गया तब तक हमारे भारत के लोग
अनपढ़ थे क्या? किस किस भाषा का प्रयोग करते थे? कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ते थे? तो पढ़ते थे, बिल्कुल पढ़ते थे। कौन सा? तो एनसीएफ के पहले ऐसा तो है नहीं कि एनसीएफ 2005 ही केवल पहली बार पाठ्यक्रम आया था, उसके पहले लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे जहां से बनाया, ऐसा नहीं है। उसके पहले देश की जैसी जरूरतें रहीं उस हिसाब से एनसीएफ बनाए गए। तो सर सबसे पहला एनसीएफ कब आया था? तो 1995 में, सॉरी 1975 में। तो ये जो है एनसीएफ 2005, ये चौथी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, यानी इसके पहले 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रकाशित हो चुकी हैं। कौन कौन सी? तो एक प्रकाशित हुई है 1995 में, एक प्रकाशित हुई है 1988 में, और एक प्रकाशित हुई है 2000 में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखो प्रश्न उठे कि सर एक बात बताइए कि प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कब कब तैयार की गई? तो 1995 में प्रथम, पहली बार। दूसरी 1988 में, तीसरी 2000 में। उसके बाद एनसीएफ 2005, ये कौन सी है? तो चौथी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है। तो आप कहोगे सर जी 2000 फिर 9 में क्या आया था? हमने तो सुना था कि 2009 में भी कुछ आया था। तो एनसीएफटीई आया था, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। देखो 2019 तक ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि जो पुराने टीचर थे, पुराने धर्रे में जो टीचर पढ़ा रहे थे, अब उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। समाज बदल रहा है, देश की आवश्यकताएं बदल रही हैं। तो ऐसे में जो पुराने टीचर, उनको प्रशिक्षित भी तो करना चाहिए भाई। अगर टीचर ही प्रशिक्षित नहीं रहेगा, टीचर ही पुराने ढर्रों से पढ़ाता रहेगा, तब तो हो गया कल्याण देश का। तो आप पूछोगे सर ये 2009 में फिर कौन सा एनसीएफ आया था? तो 2009 में एनसीएफ नहीं, एनसीएफटीई आया, यानी एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए, जो शिक्षा देने वाले लोग हैं, इनको भी तो शिक्षित करना चाहिए, इनको भी तो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो आज जैसा कि आप देखते हैं, जितने भी आपके मित्र, यार, दोस्त या आपके घर वाले जितने टीचर हैं, तो आप देखोगे कि साल भर में 4-5 बार उनकी बीएसए ऑफिस में, यानी जो बेसिक शिक्षा की जो ब्लॉक लेवल पर जो ऑफिसें होती हैं, उसमें आज भी उनकी ट्रेनिंग होती है। 4 दिन की ट्रेनिंग है, कभी 5 दिन की ट्रेनिंग है। तो उसमें स्पेशलिस्ट आकर के उस समय की आवश्यकताओं के आधार पर बच्चे को क्या नया पढ़ाना है, बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, इन बारे पर विस्तृत चर्चा करते हैं। इसीलिए इनकी ट्रेनिंग बराबर चलती रहती है। तो आज तो सिस्टम बदल गया है। तो पहली बार ये सिस्टम कब बदला? तो 2009 में बदला। उसके पहले टीचर फ्री थे, जो आ रहा है सो पढ़ा रहे हैं, जैसा मन आ रहा है वैसा पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब बदल गया, आधुनिक भारत है ना ये, अब बदला है। तो 2009 में जो आया वो एनसीएफटीई आया, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन आया। तो फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सर जी एक बात बताओ, आपने कहा बताइए भाई क्या बात आपको बतानी है। आपसे पूछा गया कि अच्छा बताओ, जो एनसीएफ 2005 बना, ये किस फिलॉसफी, किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी से संबंधित है? आपसे पूछा कहाँ से संबंधित, तो आपने बताया कि जो एनसीएफ 2005 है, यह जो पाठ्यचर्या है, ये संरचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म यानी ये संरचनावाद पर आधारित है, व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है। क्योंकि अगर आपसे अचानक पूछ दिया गया तो आप कहोगे सर जी पहले मनोविज्ञान को आत्मक विज्ञान माना गया, फिर मन का विज्ञान माना गया, फिर चेतना का माना गया, फिर व्यवहार का, आज तक व्यवहार ही चल रहा है। नहीं, जो एनसीएफ 2005 बना ये संरचनावाद पर बना, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये बात बड़ी विशेष है। ये बात यहाँ पर मैंने इसलिए बताई है ताकि तुम याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कई कई बार आ चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब बात आती है सर जी एक बात बताओ कि हमने तो ये भी सुना है कि किसी के एक, हमारे जो पहले वाले सर जी थे उन्होंने ये भी बताया कि किसी के निबंध पर आते। तो मैं कहूँगा जी हाँ, अगर आप बात करेंगे एनसीएफ 2005, तो रविंद्रनाथ जो हमारे टैगोर हैं, इनका एक निबंध है सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी सभ्यता और संस्कृति नामक जो निबंध है उस पर आधारित है। या आप कह दो कि इसकी शुरुआत ही, जो एनसीएफ 2005 है, इसकी शुरुआत ही रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं संस्कृति या सिविलाइजेशन एंड कल्चर या कल्चर एंड सिविलाइज, जैसे आप बोलें, इससे शुरुआत की गई है, इस पर आधारित है। और एनसीएफ 2005 में क्या माना गया है कि बच्चा ही भगवान है, ऐसा माना गया है सब कुछ। अगर पूछा जाए बताओ कैसी है, तो बताओ चाइल्ड सेंटर्ड है कि टीचर सेंटर्ड? तो याद रखिएगा, ये जो हमारी एनसीएफ 2005 है ये चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बाल केंद्रित है, माने बच्चे को केंद्र पर रखा गया है। तो ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, कभी भी मत भूलें। 1 मिनट रुक जाए जरा।
तो मैं वो सारी बातें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ जो आपको आपके करिकुलम के लिए याद होनी चाहिए। तो ये कैसी है, तो आप कहोगे सर जी ये बाल केंद्रित है, शिक्षक का कोई स्थान नहीं है, बाल केंद्रित है। ठीक है, अब ये सर जी आपने क्या लिखा है, तो हमने ये लिखा है कि इसका मर्म क्या है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो अब इसमें है क्या क्या, तो जो 2005 है इसमें बच्चा खोज से सीखेगा, इसमें बच्चा रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखेगा, इसमें बच्चा हैंड ऑन एक्सपीरियंस यानी हस्तपरक, माने जो जो भी कुछ आपको इसको एक्सपीरियंस कराना है ये करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा, बच्चा सक्रिय रहेगा। चाइल्ड सेंटर्ड होने का मतलब यही है कि सर्वे सर्वा केवल बालक, जो भी कुछ है वो सब कुछ बालक है। तो डिस्कवरी यानी खोज से सीखेगा, रियल लाइफ माने वास्तविक जीवन से सीखेगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस माने हस्तपरक अनुभवों से सीखेगा, बच्चा सक्रिय रहेगा, बच्चा क्या करेगा, इन्वॉल्व रहेगा, यानी बच्चा हर एक चीज़ में बच्चे को शामिल ही शामिल आपको करना है। बच्चा क्या करेगा, अपने ज्ञान को इन्हेंस करेगा, बच्चा एक्सप्लोर करेगा, यानी बच्चा क्या करेगा, विकास करेगा। बच्चा क्या नहीं करेगा, क्या बच्चा पैसिव रहेगा, नहीं। बच्चे को याद कराओगे, नहीं। बच्चा फैक्ट रटेगा क्या, नहीं। मेमोरीज पर आधारित है यानी याद करने पर आधारित, नहीं। क्या रोट लर्निंग को सपोर्ट करोगे, नहीं। फार्मूला रटाओगे, नहीं। क्या उसको ग्रेड और मार्क दोगे, नहीं। याद करो जब सीटेट पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था कि एक सिद्धांत बना के चलो। अब देखो चूंकि हम जब एनसीएफ ही पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर ये मुझे बताना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि इसके तहत बच्चे को क्या माना गया है। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एनसीएफ 2005 में बच्चा भगवान है, यानी चाइल्ड इज गॉड। और जो गॉड होता है वही डिस्कवरी करता है, वही वास्तविक जीवन से। क्या गॉड जो है क्या वो पैसिव होता है, क्या नहीं होता है। तो यानी क्या क्या है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होने का मतलब है कि बच्चा डिस्कवरी करेगा, बच्चा रियल लाइफ से सीखेगा, बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से सीखेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा। बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए, बच्चे के ज्ञान को इन्हेंस कीजिए, बच्चा एक्सप्लोर करेगा। तुमको कुछ नहीं करना है, चाइल्ड सेंटर्ड है। और क्या क्या गड़बड़ चीज़ें हैं, क्या बच्चा पैसिव रहेगा, नहीं भाई। क्या बच्चा याद करेगा, याद कराना नहीं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी करके सीखेगा, डिस्कवरी करेगा। तो ये सब बातें नहीं करें। क्या बच्चे को रैंक और ग्रेड दोगे, क्या फेल पास करने का आपका अधिकार है, जी नहीं, नहीं कर सकते हैं हम। बच्चा ये नहीं करेगा। आई होप आपको बात समझ में जरूर आ रही होगी। और सर जी फिर बताइए, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो एनसीएफ 2005 इसका उद्देश्य है बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना, यानी बहुमुखी चौमुखी विकास करना। और बच्चा भगवान है, ये देखो दोबारा कोटेड किया गया, बहुत अच्छी बात है, जितनी बार कोटेड कर सकें। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझनी होती है कि पाठ्यक्रम के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत से जिनसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये पता होना हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो क्या वो पांचों के पांचों हूबहू रट के रखना है। पहली बात क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। नॉलेज को कनेक्ट करो स्कूल के बाहरी जीवन से, यानी उसको किसी प्रकार रटाना नहीं है, रटू तोता नहीं बनाना है। सबसे पहली बात, और ये जो सिद्धांत हैं ये आपको हूबहू आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। क्या करना है, बच्चे को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, फिर क्या है, रटने वाले तरीकों से दूर रखा जाए, यानी हमने अभी अभी बताया क्या बच्चा रटेगा, यानी इनकरेजिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे द रोट मेथड, यानी जो रोड मेथड है उनमें शिफ्ट नहीं करना है, उनमें शिफ्ट अवे माने उनसे दूर हटो, उनसे दूर हटाओ, बच्चा रटेगा नहीं। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, रटने वाले तरीकों से दूर हटा जाए। 2 हो गए। तीसरा देखो, तीसरा है हमारा पाठ्य पुस्तकों से परे पाठ्यक्रम का विकास करना, यानी पाठ्य पुस्तकों में जो केवल पाठ्यक्रम है सिर्फ उसका विकास नहीं करना है, पाठ्य पुस्तक तो हटो, उससे परे विकास करना। केवल पाठ्य पुस्तक ही पढ़ा करके सिलेबस निपटाना नहीं, सिलेबस निपट गया काम हो गया, नहीं। बच्चे को आपको एक्सपीरियंस कराना, यानी गेम पर भी बराबर ध्यान देना है, उसकी शारीरिक शिक्षा पर बराबर ध्यान देना है, नैतिक शिक्षा पर ध्यान देना है, सारे के सारे ध्यान आपको देने पड़ेंगे। तो पुस्तकों से परे पाठ्यक्रम से, यानी इनकरेज करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, यानी याद करो कि पुस्तकों से बाहर जा करके पाठ्यक्रम को संवर्ध करो, उसको बताओ, रियल लाइफ से जोड़ो। ठीक है, अगले का है कि परीक्षाओं को लचीला बनाना, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना, माने जरूरी नहीं कि बच्चा पास ही हो जाए, उसको लचीला बनाओ, बच्चों के हिसाब से उस परीक्षा को मोड़ो। ठीक है, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड
इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ। ठीक है, तो परीक्षाओं को देखो, अब देखो होता क्या है कि जब परीक्षा बच्चा देता है उस पर फेल होता है, पास होता है, आप उसकी ग्रेडिंग करोगे तो बच्चे का मोरल डाउन होता है। मोरल डाउन बच्चे का नहीं करना है, यानी परीक्षाओं को आप अधिक लचीला बनेगा, बच्चे के हिसाब से बनाइए। ठीक है, ये बात हो गई। और लास्ट वाला जो है ये है कि देश की लोकतांत्रिक राजनीति की चिंताओं के आधार पर एक पहचान का पोषण करना। यानी देश की जो लोकतांत्रिक राजनीति की जो चिंताएं हैं, इसका मतलब ये है कि कैसे बच्चे तैयार किए जाएं ताकि देश राष्ट्रीय नीति हो, उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो, उनमें अपनी लोकतांत्रिक जो आज़ादी का, उसको उनको छोटी छोटी बातें उनको मौलिक अधिकार पता हो, मतलब अपने क्या अधिकार हैं, देश के अच्छे नागरिक बनने में क्या वो योगदान दे सकते हैं, सारी की सारी बातें उनको पता होनी चाहिए। तो ये 5 जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं आपको रट के रखने हैं, क्योंकि ये कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया, और दूसरी बात है वीडियो लास्ट तक देखा करें, क्योंकि जब आप लास्ट तक देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लास्ट में ही आती हैं, क्योंकि हम इसको बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं। तो आई होप आप इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा चाहेंगे, अगली वीडियो आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।